Hello, my dear students and all my dear friends. Welcome all of you on my YouTube channel. इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है। इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कि कोशिश करने वाले छोड़कर चले जाते हैं। वापस बोल रहा हूँ, इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कि कोशिश करने वाले छोड़कर चले जाते हैं। अगर आप इंतजार कर रहे हो उस अवसर का, उस पल का, जिस पल आपको इंग्लिश बोलनी पड़ेगी, जिस टाइम आपको इंग्लिश सीखनी पड़ेगी, तो आप ये सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। आप अगर वेट कर रहे हो कि जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी ज़िंदगी में तब मैं सीख लूँगा, तो आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। कोशिश करने वाले लाखों करोड़ों हैं जो आपको पीछे छोड़ देंगे। इसलिए माय डियर फ्रेंड्स, आप लोगों को अभी से इस चीज़ को कवर करना है, अभी से इस चीज़ को सीखना है। तो आज की इस क्लास में आप लोगों को मैं टेंस पढ़ाने वाला हूं। बहुत सारे विद्यार्थियों की डिमांड थी कि सर टेंस की जो प्रॉब्लम है थोड़ा सा उसको आप हमारे दूर कर दो। तो आज मैं इस प्रकार से आपको टेंस पढ़ाऊंगा कि टेंस की टेंशन आपकी आज ही दूर हो जाएगी। लेकिन उसके लिए आपको लास्ट तक वीडियो देखनी है। लेट्स स्टार्ट द क्लिप। तो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं टेंस, जो आपकी सबसे बड़ी टेंशन थी। आज उस टेंशन को हम दूर करने वाले हैं चुटकियों में। चुटकियों में हम उस टेंशन को दूर करेंगे। आप लोग इस वीडियो से लास्ट तक बने रहना। आपको एहसास हो जाएगा कि टेंस ऐसे भी पढ़ा जाता है और आपको यहीं का यहीं याद करवाएंगे। 20 मिनट के अंदर अंदर आपको सारे टेंस याद हो जाएंगे जो आपको सामने हैं। ठीक है, तो हम जब स्पोकन के लिए टेंस पढ़ेंगे तो आपको मैं इसी फॉर्मेट से पढ़ाऊंगा, ध्यान देना। पहले इधर प्रेजेंट इंडेफिनेट हो गया, इधर पास्ट इंडेफिनेट हो गया, ये फ्यूचर इंडेफिनेट हो गया। ऐसे प्रेजेंट कंटिन्यूस आएगा, पास्ट कंटिन्यूस आएगा, फ्यूचर कंटिन्यूस आएगा। तो सारे भाग हम इसी प्रकार से पढ़ेंगे। इससे क्या होगा, स्पोकन में हर चीज फटाफट याद हो जाएगी आप लोगों को। 3-3 स्ट्रक्चर एक साथ चलेंगे। तो अब हम शुरू करते हैं कि हमने किस प्रकार से इन स्ट्रक्चर को डिवाइड किया है और हमें पहचान क्या मिलेगी और हम इनको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे। तो ध्यान से समझना। इधर सबसे पहले हम स्टूडेंट्स बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस की। इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस भी बोला जाता है, इसको प्रेजेंट सिंपल भी बोला जाता है और इसको वैसे प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस बोला जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप जब भी इंग्लिश में बात करोगे तो आप जो सेंटेंस बोलोगे उन सेंटेंस के अंत में यदि ता है, ती है, ते है या ताहूं, ठीक है ना, अगर आप खुद के लिए बोल रहे हो तो फिर वहां पर आएगा ताहूं। अगर ऐसे शब्द आ जाते हैं, ठीक है, ऐसे शब्द यदि आ जाते हैं तो आपको ये फॉर्म में ये स्ट्रक्चर यूज करने पड़ेंगे। अब आप बात करें अपन तो प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का जो अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर रहेगा वो रहेगा, बोलो क्या, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। आपको बीच का मैटर याद रखना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस, ये ध्यान रखना है आप लोगों को। ठीक है, सब्जेक्ट हमेशा स्टार्टिंग में आता है, ऑब्जेक्ट हमेशा लास्ट में आता है। बस केवल ध्यान रखना बीच का मैटर आपको क्या यूज करना है। तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस हो गया। इसके बाद हम बात करें नेगेटिव में, आपको यूज करना है डू डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। नेगेटिव में आपको डू डज का प्रयोग करना पड़ेगा। नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब के रूप में आपको डू डज का प्रयोग करना पड़ेगा। इसके बाद इंट्रोगेटिव की बात करें तो इंट्रोगेटिव में डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। आप जब बोलोगे प्रश्नवाचक चिन्ह आपको बोलना ही नहीं है। ठीक है, तो ये आपको इंट्रोगेटिव में यूज करना है। और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में आपको डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करना है। बोलो कितना आसान हो गया। बस ये है कि इनको एक बार याद कर लेना। आपको दो ही चीजें याद रखनी है, अफर्मेटिव और नेगेटिव, बाकी ये नेगेटिव से बन जाएंगे। ठीक है, अफर्मेटिव में आप यूज करोगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस, ठीक है, और नेगेटिव में यूज करोगे डू डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बस ये याद कर लेना, इंडेफिनेट का कोई सा भी सेंटेंस आपका कभी गलत नहीं जाएगा। ओके, अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स के सामने एक समस्या कब उत्पन्न होती है। समस्या स्टूडेंट्स तब उत्पन्न होती है जब वो क्रिया के साथ एस या ईएस का प्रयोग लगाएंगे। तो बिल्कुल आसान है, ये रहा क्रिया के साथ एस या ईएस लगाने के नियम। ठीक है, रूल नंबर फर्स्ट कह रहा है कि आई यू वी दे तथा प्लूरल नाउन के साथ क्रिया में एस या ईएस का प्रयोग नहीं करना, नहीं करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया रूल नंबर फर्स्ट। स्क्रीनशॉट ले लेना भले, एक के बाद अगला नियम
नियम आएगा, ध्यान रखना। तो पहला नियम कहता है कि आई यू वी दे तथा प्लूरल नाउन के साथ क्रिया में एस या एस का प्रयोग नहीं करना। अब ये मना करके चला गया कि तुम मेरे साथ मत लगाना। अब रूल नंबर सेकंड वहीं खड़ा था कि तुम इसको जाने दो, मेरे साथ लगाओ तुम क्रिया में एस या एस। रूल नंबर सेकंड कहता है, देखो इधर ध्यान से समझना, ही शी इट तथा सिंगुलर नाउन के साथ क्रिया में एस या एस का प्रयोग होगा। तो ठीक है, दूसरे नियम ने कहा ही शी इट तथा, ठीक है ना, ही शी इट तथा सिंगुलर नाउन एक वचन संख्या के साथ आपको क्रिया में एस या एस का प्रयोग करना है। तो दोनों नियम बड़े अच्छे से आपको समझ में आ गए, बोलो आए कि नहीं आए? आगे ना फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो इसका, मैं तीसरा नियम यहां लिखने वाला हूं, ध्यान से समझना। अब देखो तीसरा नियम, रूल नंबर सेकंड ने हमसे यह कह दिया कि तुम हमारे साथ लगाओ, लेकिन अधूरा ज्ञान देकर गया है, और अधूरा ज्ञान पूरे ज्ञान से भी खतरनाक होता है। ध्यान देना, अधूरा ज्ञान पूरे ज्ञान से खतरनाक होता है। तो यहां पर तीसरा नियम आया, और तीसरा नियम कह रहा है, ठीक है ना, अधूरा ज्ञान क्या दिया था उसने, ध्यान देना, उसने ये कह दिया कि एस या एस लगाओ, लेकिन ये नहीं कहा एस लगाएंगे या ईएस लगाएंगे। बोलो कंफ्यूजन में डाल के गया ना? ये कंफ्यूजन आपका क्लियर है रूल नंबर थर्ड से। रूल नंबर थर्ड कहता है, यदि क्रिया के अंत में ओ एस डबल एस सी एच एस एच एक्स आए तो क्रिया के साथ ईएस का प्रयोग करेंगे तथा अन्य सभी के साथ एस का प्रयोग करेंगे। ये 7 शब्दों का ग्रुप याद कर लेना मेरे बच्चों। ये 7 शब्दों का ग्रुप क्या कह रहा है कि यदि क्रिया के अंत में ओ एस डबल एस सी एच एस एच एक्स तथा जेड यदि आते हैं तो आपको क्रिया के अंत में ईएस का प्रयोग करना है, और अन्य सभी के साथ बोलो किसका प्रयोग करेंगे? एस का प्रयोग करेंगे। चलो मैं थोड़ा सा आपको एग्जाम्पल देके बता देता हूं। चलो ये देखो, ये है पहला एग्जाम्पल है जैसे वर्ब स्टूडेंट्स गो, गो यानी जाना। जब हमने इसके लास्ट में देखा तो बोलो क्या आ रहा है? ओ आ रहा है। अब ओ आ रहा है तो यहां पर हम क्रिया के साथ बोलो किसका प्रयोग करेंगे? ये ओ 7 वाले ग्रुप में है या नहीं है? बोलो है, तो हम यहां पर गो के साथ यूज करेंगे ईएस। बोलो क्या यूज करेंगे? ईएस। ऐसे एक और एग्जाम्पल आप देख लो, स्पीक, स्पीक का मीन्स होता है बोलना। जब आपने इसके लास्ट में देखा बोलो क्या आ रहा है स्टूडेंट्स? के आ रहा है। अब के अगर आता है तो यहां पर के आने के बाद आपने देखा ये के उस 7 वाले ग्रुप में नहीं है। अब नहीं है तो यहां ये अन्य में आ जाएगा, और यहां पर आपको एस का प्रयोग करना है। तो ये स्पीक्स का क्या हो जाए, सॉरी स्पीक का क्या हो जाएगा? स्पीक्स हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों बस यही ध्यान रखना, ऐसे आईएस लगाने के ये 2 नियम बड़े अच्छे से याद रख लेना, ठीक है ना। पहले तो वो 2 नियम बढ़िया याद कर लेना, कहां लगाएंगे कहां नहीं लगाएंगे और कब क्या लगाएंगे। यह तीसरा नियम आपको बता के जा रहा है कि जब ओ एस डबल एस सी एच एस एच और एक्स और जेड अगर आते हैं तो आपको क्रिया के साथ ईएस का प्रयोग करना है, और इनके अलावा यदि कोई भी आता है तो आपको एस का प्रयोग करना है। समझ में आ गया? वेरी गुड। अब चलते अपन कुछ और नियम के बारे। 2 और नियम आते हैं स्टूडेंट्स। आपने देखा होगा कुछ वर्ब्स के लास्ट में वाई आता है, और वाई क्या कहता है अब आप समझना। वाई के नियम क्या कहते हैं, ध्यान से समझो। रूल नंबर 4 कहता है, ध्यान से समझना, यदि क्रिया के अंत में वाई दिया हो तथा वाई के तुरंत पहले कोई स्वर जानते वोवल कितने होते हैं? 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू, वो लिख रहा है मैंने, देख लो उधर ध्यान से। यदि किसी क्रिया के अंत में वाई दिया हो तथा वाई के तुरंत पहले कोई स्वर दिया हो, कोष्टक में लिख ही रहे 5 स्वर दिया हो, तो वाई के बाद एस का प्रयोग होगा। समझ में आ गया? वाई के बाद एस का प्रयोग होगा। अब ध्यान देना इधर, जैसे ये नियम कहता है कि आपको एक ऐसी क्रिया मिलेगी जिसके अंत में वाई आएगा। बोलो वाई आया या नहीं आया? आ गया, ठीक है। प्ले, वाई आ रहा है। वाई के तुरंत पहले देखना स्वर होना चाहिए,
ठीक है, बोलो ए स्वर है कि नहीं है। अब ए स्वर है तो हम यहां पर वाई के बाद एस का प्रयोग करेंगे तो ये प्ले का हो जाएगा, प्लेस। बोलो आ गया, बढ़िया समझ में। बस यही ध्यान रखना, वाई के तुरंत बाद यदि एस वाई के तुरंत पहले यदि कोई स्वर आता है तो एस लगा देना। रूल नंबर 5 क्या कह रहा है, ध्यान से समझना। रूल नंबर 5 कह रहा है कि यदि किसी क्रिया के अंत में वाई दिया हो तथा वाई के तुरंत पहले कोई स्वर नहीं दिया हो तो वाई को हटाकर उसके स्थान पर आई ई एस का प्रयोग करेंगे। आ गया समझ में। अब दोनों में अंतर समझ में आ गया। वाई के पहले स्वर है तो एस लगा दो, वाई के पहले स्वर नहीं, वो व्यंजन हो, कॉन्सोनेंट हो, तो वाई को हटाकर आई एस लगा देना। जैसे स्टूडेंट्स एग्जाम्पल समझना, WORRY वरी यानी चिंता करना, ठीक है ना। अब यहां पर दिया हुआ है आपको वाई, वाई के तुरंत पहले देखो, पहले नहीं तुरंत पहले तो आर है, ऐसे स्वर यहां पे भी, लेकिन तुरंत पहले को काउंट करना है आपको। तो यहां आर है, आर स्वर नहीं है बच्चों, व्यंजन है। तो हम यहां पर यूज करेंगे, बोलो क्या, WORR, वाई को हटाकर IES लगा देंगे। बोलो सीधा है ना, आसान है, बिल्कुल शानदार तरीके से आप लोगों ने SIS का प्रयोग पढ़ लिया है। स्क्रीनशॉट ले लेना, लिख लेना, वीडियो को वापस पीछे ले जाना और देख लेना, क्योंकि इनके बिना आप सेंटेंस नहीं बना पाओगे। ठीक है, अब देखो ये तो हो गए अपने कंप्लीट SIS के नियम। अब हम चलते हैं डू डस का प्रयोग। अब क्योंकि डू और डस का प्रयोग कहां पर होता है ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा, तो आ रहा है रूल नंबर 1, ध्यान से समझना। डू डस का प्रयोग, रूल नंबर 1 कहता है आई, यू, वी, दे तथा प्लूरल नाउन के साथ डू का प्रयोग होगा। ठीक है, जहां SIS नहीं लगेगा वहां डू आएगा, जहां SIS लगेगा वहां डज आएगा। आप ऐसे भी याद रख सकते हो। दूसरा नियम कहता है, दूसरा नियम कह रहा है कि ही, शी, इट तथा सिंगुलर नाउन के साथ डज का प्रयोग होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपका डू डज का प्रयोग भी समाप्त हो चुका है। डू डज का प्रयोग भी आपने ये दोनों नियम देख लिए, बढ़िया, इनको लिख लेना बहुत शानदार तरीके से। तो ये आपका डू डज का डाउट भी यहां से दूर हो चुका है। अब इसके बाद आपको इंट्रोगेटिव में कुछ नहीं करना, डू डज को आगे ले आना, सब्जेक्ट पीछे चला जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, ऑब्जेक्ट आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। ऐसे इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में डू डज आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा, नोट आ जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, अब ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अब हम 4 सेंटेंस बना के देखते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, पहला सेंटेंस, मैं विद्यालय जाता हूं। देखो स्टूडेंट्स, सेंटेंस है मैं विद्यालय जाता हूं। जब हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो ध्यान देना, आखिरी में देखो ताहू आ रहा है। अब ताहू आ रहा है तो ये रहा ताहू। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब ताहू आते, अब यहां पर प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस हो गया। अब इसको जब हम इंग्लिश में बनाएंगे तो मैं को क्या बोलेंगे, आई। ठीक है, अब जाता हूं तो आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेके आनी है, तो जाने को गो बोलेंगे, तो ये फर्स्ट फॉर्म हमने गो लिख दी। ठीक है, तो गो हो गया, आई गो। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, डू डस SIS का प्रयोग यहां पर हम करेंगे, लेकिन सबसे पहले SIS लगाने की परमिशन आपको सब्जेक्ट से लेनी पड़ेगी। जब हम सब्जेक्ट के पास गए तो सब्जेक्ट है स्टूडेंट्स आई ने कह दिया कि देखो मैंने पहले बता दिया था कि जब हमारे ग्रुप में से कोई भी आए तो तुम SIS का प्रयोग मत करना, हमारे साथ केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख देना। भले यहां वो आ रहा है लेकिन ES लगाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज यहां क्या है, आई है, तो हम यहां SIS का प्रयोग नहीं करेंगे। अब नहीं करेंगे तो मात्र यहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रह जाएगी। अब इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो ऑब्जेक्ट लेके आना है, कहां जाता हूं, स्कूल, तो यहां टू आ जाएगा और ये आ गया स्टूडेंट स्कूल। तो सेंटेंस बन गया, आई गो टू स्कूल। मैं खाना खाता हूं, आई ईट फूड। मैं पत्र लिखता हूं, आई राइट अ लेटर। ठीक है ना, मैं कोटा जाता हूं तो आई गो टू कोटा। तो कुल मिलाकर आपको यही सेंटेंस का पैटर्न यूज करना है जब भी आपको सेंटेंस के अंत में ताहे, तीहे, तेहे या ताहू नजर आए। अब हम नेगेटिव बना के देखते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस है, वह खाना नहीं पकाती है। ठीक है, वह खाना नहीं पकाती है। अब नहीं शब्द आते समझ जाओ नेगेटिव है, तो अब इसको बनाएंगे तो वह लड़की है तो ये शी आ जाएगा। ठीक है, अब शी के साथ डू डस, क्योंकि आपको नेगेटिव में डू डस का प्रयोग करना पड़ेगा, तो सी के साथ आ जाएगा स्टूडेंट डस। इसके बाद आ जाएगा नॉट,
फिर पकाने को कुक, एसआईएस नहीं लगेगा क्योंकि नेगेटिव इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में एसआईएस लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म ही आती है। तो सी डज नॉट कुक और यहां आ जाएगा फूड, तो ये बन गया आपका दूसरा नेगेटिव का सेंटेंस। बोलो आ गया बढ़िया समझ में। तीसरा सेंटेंस बनाते हम, ठीक है, तीसरा सेंटेंस हम बनाते हैं। तीसरा सेंटेंस, क्या मैं अंग्रेजी बोलता हूं, क्या मैं अंग्रेजी बोलता हूं, तो क्या शब्द आ गया पीछे, प्रश्नवाचक चिन्ह है तो इंट्रोगेटिव हो गया। अगर नहीं भी होता ना तो इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव हो जाता। क्या मैं अंग्रेजी बोलता हूं तो मैं को बोलेंगे आई। अब आई के साथ आपको डू का प्रयोग करना पड़ेगा। याद रखना आई को कभी भी सिंगल ऐसे नहीं लिखा जाता है, आई को ऐसे ही लिखना है आपको। तो डू आई और फिर आ जाएगा स्टूडेंट स्पीक और फिर आ जाएगा बोलो क्या, इंग्लिश। तो ये बन गया आपका आंसर, डू आई स्पीक इंग्लिश, क्या मैं अंग्रेजी बोलता हूं। तो ये था तीसरा सेंटेंस आपका नेगेटिव का। अब इसके इंट्रोगेटिव का। अब इसके बाद इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव का आखिरी सेंटेंस आपके लिए, आपको बनाना है और कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है, देखिए आता कि नहीं आता आपको, ठीक है। लिखो, क्या वह फुटबॉल खेलता है, क्या वह फुटबॉल खेलता है। जल्दी से बनाओ, इसका क्या सेंटेंस बनेगा इंग्लिश में, जल्दी से बना के बताओ। वीडियो रोक लो अगर आपको समय लग रहा है तो। क्या वह फुटबॉल खेलता है, अब आंसर आ रहा है, ध्यान से समझना। वह को ही बोलेंगे तो ही के साथ डज आएगा, तो डज ही नॉट, सॉरी नहीं भी लगाना। क्या वह फुटबॉल नहीं खेलता है, ठीक है ना, तो डज ही नॉट, इसके बाद आ जाएगा प्ले, फिर आ जाएगा ऑब्जेक्ट फुटबॉल। तो ये बन गया स्टूडेंट सेंटेंस, डज ही नॉट प्ले फुटबॉल। तो इसी के साथ ये अपना प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस हुआ समाप्त। 4 सेंटेंस में आपको मैंने अच्छे से सिखा दिया कब क्या बोलना है, कब क्या नहीं बोलना। अब आप खुद से बातें करना जिनके अंत में ताहे तिये तेहे आते हैं, ठीक है ना। क्या मैं समय पर खाना खाता हूं, क्या मैं अपनी पढ़ाई करता हूं, क्या मैं पत्र लिखता हूं, क्या मैं अंग्रेजी बोलता हूं, क्या मैं अपने दोस्तों की सहायता करता हूं। तो इस प्रकार से आप अफर्मेटिव नेगेटिव के बना लो, ठीक है ना। वह रोजाना मंदिर जाती है, ठीक है ना। वह मेरी हेल्प करती है, वो मुझे सपोर्ट करती है। तो कुल मिलाकर जितने भी आप सेंटेंस बना सको बनाना जरूर लास्ट में ताहे तीहे तेहे ये आने चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसके बाद हम अगला भाग पढ़ने जा रहे हैं पास्ट इंडेफिनेट टेंस, ठीक है। पास्ट इंडेफिनेट टेंस हम यहां पर पढ़ेंगे। तो देखो पास्ट इंडेफिनेट टेंस में हमें पहचान क्या मिलेगी, वो सबसे इंपॉर्टेंट करता है। तो देखो पास्ट इंडेफिनेट टेंस में आपको लास्ट में था थे थी मिलेंगे, मात्र था थे थी, इनके पहले कोई वर्ब नहीं आएगी, ध्यान रखना। यूं नहीं कि वो उसने खाना खाया था, तो खाया था क्रिया तो खाया हो गई और उधर था आ गया तो टेंस चेंज हो जाएगा। वहां पर केवल आपको मात्र मिलेगा था थे थी, ठीक है। इसके बाद आपको मिलेगा या ये था थे थी के लिए आपको कुछ नहीं करना स्टूडेंट्स, आपको वहां पर यूज करना है, बोलो किसका, वॉज या वर का यूज करना है। बिकॉज ये खुद सेकंड फॉर्म में एक वर्ब होती है बी का मीन्स होता है होना, इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है इज एम आर, ठीक है ना, इज एम आर। इसकी सेकंड फॉर्म होती है वॉज वर और थर्ड फॉर्म होती है बोलो क्या, बीन। समझ में आ गया, इज एम आर, वोजवर और बीन, ये थर्ड फॉर्म होती है। तो हम नियम के अकॉर्डिंग यहां पे भी सेकंड फॉर्म यूज करेंगे, तो सेकंड फॉर्म यहां वोजवर आ जाएगी। तो इस प्रकार से आपको यहां पर वोजवर का प्रयोग करना है, ठीक है। अब इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, या ये ई, ठीक है ना। आपको कुछ ऐसे सेंटेंस मिलेंगे जिनके लास्ट में या ये ई क्रिया मिलेगी, क्रिया के अंत में या ये ई मिलेगा, ठीक है ना। आपने देखा होगा एक मान सिंगर जो हमें इंग्लिश पढ़ाता है, उसकी भावनाओं को केवल मैंने समझा है, ठीक है ना, और इस टेंस को पढ़ा के गया है। वो आज दिन तक अच्छे इसमें कंफ्यूज होते थे, लेकिन वो हमें एक ऐसी ट्रिक बता के गया है जिससे आप आराम से पता लगा लोगे कि यहां पर कौन सा टेंस है और यहां कौन सा फॉर्मूला लगेगा। आपने देखा होगा एक मान सिंगर ऐसे करता है, यो यो, बोलो करता है ना, हाँ वेरी गुड। वो यूं कहता है, देखो उसकी भावनाओं को मैंने समझा है, वो कहता है कि यो यो नहीं, अगर किसी सेंटेंस के अंत में या ये ई मतलब ये वाला ग्रुप आ जाता है, या ये ई अगर आ जाता है तो वहां आपको सेकंड फॉर्म लगानी है, सेकंड फॉर्म, समझ गए, वहां आपको सेकंड फॉर्म लगानी है। तो यहां पर आप लोगों को सेकंड फॉर्म यूज करनी है, लेकिन स्टार्ट आपको ध्यान रखना है सेंटेंस की एंडिंग होनी चाहिए या ये ई, इनके लास्ट में फिर था थे थी नहीं आनी चाहिए, जैसे या था ई
थी, टेंस चेंज हो जाएगा, फिर वो कौन सा होगा हम आगे क्लास में पढ़ाऊंगा मैं आपको। फिर इसके बाद कुछ ऐसे भी क्रियाएं होती है जिनके अंत में न था थे थी आता है, न या ये आता है, वहां आपको आ ई ए की मात्राएं मिलेगी। ये ई बड़ी भी हो सकती है, आई भी हो सकता है, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। अब जैसे मैं फुटबॉल खेला, मैं फुटबॉल खेला, अब यहां ला शब्द आ गया स्टूडेंट्स। अब ये ला किसी टेंस की पहचान नहीं होती है, हिंदी पहचान नहीं होती, तो आपको इसके टुकड़े करने पड़ेंगे। तो ल प्लस आ, ल आ, तो ये आ की मात्रा यहां से निकले ना, तो यहां पर ध्यान देना, आपको क्रिया के बाद आ ई ए की मात्रा जरूर मिलेगी, और वो मिलते ही समझ जाना कि यहां पास्ट इंडेफिनेट टेंस है। और वहां पर आप लोगों को ये 4 सूत्र जो मैंने बताए, 4 फॉर्मूला जो मैंने यहां पर लिखे हैं, ये आपको यूज करने पड़ेंगे। अब जैसे पहला है अफर्मेटिव का, अफर्मेटिव में कुछ नहीं है स्टूडेंट्स, आपको सब्जेक्ट लिखना है और वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करनी है। जैसे गो आ जाए तो गो की सेकंड फॉर्म वेंट कर देना, ठीक है ना। ऐसे बाय आ जाए तो सेकंड फॉर्म बोट कर देना, टीच आ जाए तो टॉट कर देना, रीड आ जाए तो रेड, स्पेलिंग सेम रहती है, ठीक है। राइट आ जाए तो रोट कर देना। तो ऐसे आपको यहां पर सेकंड फॉर्म यूज करनी है। इसके बाद आपको यहां पर ऑब्जेक्ट लिखना है। नेगेटिव में भी कुछ नहीं है, नेगेटिव में आपको सब्जेक्ट लिखना है, डिड लिखना है, नोट लिखना है। जैसे यहां पर डू डज नॉट फर्स्ट फॉर्म हुई थी, यहां डू डज की जगह डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। यहां फर्स्ट फॉर्म ऐसा ही था, यहां सेकंड फॉर्म आ जाएगी। बस ये चेंज करना है, बस आप लोगों को ध्यान है। बाद में ऑब्जेक्ट आ जाएगा। इंट्रोगेटिव में डिड आगे आ जाएगा, सब्जेक्ट पीछे चला जाएगा, फिर फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, ऑब्जेक्ट आ जाएगा, और आखिरी में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। फिर इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में आपको डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करना है। तो ये चारों जो सेंटेंस के पैटर्न है, इनको अच्छे से आप लोग याद रख लेना। अच्छे से तो आपको केवल बीच की चीज याद रखनी है, अफर्मेटिव और नेगेटिव की। अफर्मेटिव में हम सेकंड फॉर्म यूज करेंगे और नेगेटिव में हम डिड नॉट फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट में बीच में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऐसे यूज करेंगे, पास्ट में सेकंड फॉर्म यूज करेंगे। नेगेटिव में प्रेजेंट में हम यूज करेंगे डू डज नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म, पास्ट में हम यूज करेंगे डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म। बिल्कुल आसान है, बस केवल इनको इसी तरीके से याद कर लेना। अब हम सेंटेंस बनाते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब पहला सेंटेंस मैंने आपको दिया है, पहला सेंटेंस। अब यहां ध्यान देना, मैं वह ऐसे नहीं आएगा। अब मैं की जगह मैंने आएगा, वह की जगह उसने आएगा, वे की जगह उन्होंने आएगा, हम की जगह हमने आएगा, आप की जगह आपने आएगा, तुम की जगह तुमने आएगा, ठीक है। क्योंकि पास्ट टेंस में ऐसे शब्द मिलेंगे लेकिन बोलेंगे उनको वही, जैसे मैंने तो आई बोलेंगे उसको भी। पहला सेंटेंस, मैंने कक्षा में अंग्रेजी बोली, मैंने कक्षा में अंग्रेजी बोली। पहला सेंटेंस है, ध्यान देना, ठीक है। अब मैं बना रहा हूं, ध्यान दो इधर। मैंने कक्षा में अंग्रेजी बोली, लास्ट में देखा आपने ली आ रहा है, तो ली के जब टुकड़े करेंगे तो ल प्लस ई की मात्रा, बड़ी की मात्रा, और ये हमने पहचान में लिख रखा है कि क्रिया प्लस आ ई ए की मात्रा यहां पर आपको मिले। मैंने कक्षा में अंग्रेजी बोली। अब सब्जेक्ट यहां पर लेके आओ आप, तो मैंने को बोलेंगे आई, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आपको क्या यूज करना है, अफर्मेटिव का फॉर्मूला यूज करना है। तो सेकंड फॉर्म आएगी तो बोलने को स्पीक, और सेकंड फॉर्म यहां पर हो जाएगी स्पोक, तो आई स्पोक। फिर इसके बाद आ जाएगा इंग्लिश, क्या आपने बोली, इंग्लिश कक्षा में, तो ये यहां पर आ जाएगा इन द क्लास या इन क्लास, तो ये हमने लिख दिया इन द क्लास। तो सेंटेंस बन गया आई स्पोक इंग्लिश इन द क्लास। तो जल्दी से नोट कर लेना इसको फटाफट, अगर आपने नहीं किया हो तो, ठीक है। अब इसके बाद दूसरा सेंटेंस दे रहा हूं मैं। दूसरा सेंटेंस है, ध्यान से समझना, तुमने पत्र नहीं लिखा। सेंटेंस है तुमने पत्र नहीं लिखा, ठीक है। अब तुमने पत्र नहीं लिखा तो तुमने को बोलेंगे स्टूडेंट्स यू, ठीक है। अब नहीं लिखा, आ की मात्रा आ रही है यहां पर, ठीक है ना, लिखा आ की मात्रा आ रही है, तो आ की मात्रा आ रही है तो हम यहां पर यूज करेंगे डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि नेगेटिव है। तो यू डिड नॉट, यू डिड नॉट, इसके बाद आ जाएगा राइट, फिर आ जाएगा अ लेटर, यू डिड नॉट राइट अ लेटर, ये बन गया आपका सेंटेंस। इसके बाद इंट्रोगेटिव आपको बनाना है, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव आपको बनाना है, जल्दी से बना के बताना। चलो लिखो, तीसरा सेंटेंस आ रहा है, क्या हमने खाना खाया, क्या हमने खाना खाया, जल्दी से बना दो इसको, क्या हमने खाना खाया। वेरी गुड। अब इसका आंसर आ रहा है, ध्यान देना, आप लोगों ने जो भी बनाया है इधर देखो, डिड,
ठीक है, क्योंकि इंट्रोगेटिव है तो डिड पहले जाएगा, तो डिड और हमने को वी और फिर आ जाएगा फर्स्ट फॉर्म ईट और फिर आ जाएगा फूड और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, डिड वी ईट फूड। ये हो गया, समझ में आ गया, बढ़िया। इसके बाद आखिरी सेंटेंस बनाओ जल्दी से। क्या मैंने एक सांप नहीं देखा? क्या मैंने एक सांप नहीं देखा? क्या मैंने एक सांप नहीं देखा? बनाओ जल्दी से। तो इसका आंसर बनेगा डिड, मैंने को बोलेंगे आई, फिर नेगेटिव है तो नॉट, अब सी, क्योंकि अगर किसी चीज को हम अचानक देखते हैं सी आता है वहां पर, तो डिड आई नॉट सी अ स्नेक, सरपेंट भी बोलते हैं इसको। तो डिड आई नॉट सी अ स्नेक, तो इस तरीके से ये बन गया चौथा सेंटेंस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था पास्ट इंडेफिनिट टेंस। केवल ध्यान देना, आप लोगों को ये पहचान बढ़िया ढंग से याद रखनी है, क्योंकि अभी मेरी क्लास बिल्कुल शॉर्टकट में चल रही है। अपनी जब लाइव क्लास रहेगी, प्रैक्टिस की क्लास रहेगी ना, उसमें देखना आप लोगों को मैं और शानदार तरीके से मैं इधर से वाक्य बोलूंगा, आप टाइप करके आंसर दोगे। फिर जिसको बढ़िया, जिसका आंसर बिल्कुल सही रहेगा उसके कमेंट को हम हाईलाइट करेंगे, उसका नाम बोलेंगे कि इस बच्चे ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, इस बालिका ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। लेकिन थोड़ा सा सफर बाकी अपना, अभी 1K सब्सक्राइबर नहीं हुए हैं, अभी मात्र यूं मान के चलना 15-20 सब्सक्राइब की और जरूरत है। अगर आप चाहो तो अपने घर के सारे जितने सदस्य हैं जिनके पास मोबाइल है उनसे भी आप सब्सक्राइब करवा सकते हो। उनके एक सब्सक्राइब से अपनी लाइव क्लास स्टार्ट हो जाएगी शीघ्र अतिशीघ्र, क्योंकि अब लाइव क्लास, लाइव सेशन जो रहेगा उस सेशन में हम बिल्कुल आप लोगों की और शानदार प्रैक्टिस करवाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये था हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। अब हम पढ़ेंगे फ्यूचर टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में आप लोगों को हिंदी में पहचान मिलेगी गा गेगी। समझ में आ गया? गा गेगी ऐसे शब्द मिलेंगे जैसे मैं कल विद्यालय जाऊंगा, मैं अच्छे अंक प्राप्त करूंगा, अब मैं अंग्रेजी बोलूंगा, मैं लोगों से अंग्रेजी में बात करूंगा। तो इस प्रकार से आप लोगों को सेंटेंस के लास्ट में गा गेगी ऐसे शब्द आप लोगों को मिलेंगे। ठीक है, अब आप लोगों को उनका ट्रांसलेशन कैसे करना है उसके लिए 4 फॉर्मेट, 4 स्ट्रक्चर आपके सामने हैं। पहला जो है वो अफर्मेटिव का है। यहां पर आपको सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करना है, फिर शेल या विल आएगा, दोनों में से एक का यूज करना है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट के अनुसार। ठीक है, शेल विल का प्रयोग क्या होता है वो मैं अभी आपको बताऊंगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। नेगेटिव में शेल विल के बाद नोट लगा देना। हेल्पिंग वर्ब अब इसमें चेंज नहीं होगी, वही आ रही है चारों पैटर्न में। ठीक है, इंट्रोगेटिव में आपको शेल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करना है। और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में शेल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करना है। अब दिक्कत आती है शेल विल के प्रयोग पे। आप अगर स्पोकन पढ़ रहे हो, स्पोकन, अब अगर आप इंग्लिश में बात कर रहे हो तो जब भी आपको शेल विल का प्रयोग करना पड़े सभी के साथ विल का प्रयोग करना। लेकिन जब रिटर्न की बात आ जाती है तो आप लोगों को यह नियम याद रखना है। यह नियम कहता है कि आई तथा वी के साथ शेल का प्रयोग होगा तथा अन्य सभी के साथ विल का प्रयोग होगा। समझ गए? आई और वी के साथ तो आपको शेल का प्रयोग करना है और अन्य सभी के साथ आपको विल का प्रयोग करना है। तो आपका शेल विल का डाउट भी यहां से दूर हो चुका है। बड़ा शानदार, याद कर लेना बहुत अच्छे तरीके से। अब हम कुछ सेंटेंस बनाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये इनके चारों सेंटेंस आपको ही बनाने हैं। मैं केवल आंसर बताऊंगा और उसके बाद आपको चेक करना है कि मेरा आंसर सही है या गलत है। भले कॉपी में बनाओ, कॉमेंट बॉक्स में बना के बताओ, आपको बनाना जरूरी है। सेंटेंस बोलते वीडियो को रोक देना और टाइप कर देना जो भी आंसर हो। पहला सेंटेंस है मैं अंग्रेजी बोलूंगा। मैं अंग्रेजी बोलूंगा। बनाओ जल्दी से, मैं अंग्रेजी बोलूंगा। वेरी गुड। इसका आंसर रहेगा आई शैल स्पीक इंग्लिश। आई शैल स्पीक इंग्लिश। अगर आपने विल का प्रयोग किया है तब भी सही है, गलत मत करना उसको। ठीक है ना, आई शैल या आई विल स्पीक इंग्लिश। ठीक है ना, बहुत सी बार आपने रिटर्न में देखा होगा, जैसे आई है तो ऐसे यू लिखा हुआ देखा होगा आपने, तो ये शैल विल की फॉर्म रहती है, ध्यान देना। चलो दूसरा सेंटेंस बनाओ जल्दी से, बनाओ जल्दी से। दूसरा सेंटेंस लिखो। हाँ, वह खाना नहीं पकाएगी। वह खाना नहीं पकाएगी, तो गागेगी आ ही रहा है, ध्यान से समझ ही गए आप। वह खाना नहीं पकाएगी तो शी, आंसर रहेगा इसका शी
विल नॉट, सी विल नॉट कुक फूड, सी विल नॉट कुक फूड। अगर आप इस विल नॉट को शॉर्ट में बोलो तो इसको वॉन्ट भी बोल सकते हो आप लोग। क्या बोल सकते हो? वॉन्ट। ठीक है ना, विलंट नहीं होता इसमें, वॉन्ट होता है, सेल का सेंट होता है, ध्यान देना। तो ये वॉन्ट भी बोल सकते हो। तो शी विल नॉट कुक फूड, ये बन गया। इंट्रोगेटिव बनाओ जल्दी से। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्या तुम पत्र लिखोगे? क्या तुम पत्र लिखोगे? क्या तुम पत्र लिखोगे? चलो आंसर आ रहा है, विल यू राइट अ लेटर, विल यू राइट अ लेटर, विल यू राइट अ लेटर। वेरी गुड, ये क्वेश्चन मार्क आ ही जाएगा। आखिरी सेंटेंस, क्या हम अंग्रेजी नहीं बोलेंगे? क्या हम अंग्रेजी नहीं बोलेंगे? बनाओ जल्दी से, क्या हम अंग्रेजी नहीं बोलेंगे? तो विल वी नॉट स्पीक इंग्लिश, विल वी नॉट स्पीक इंग्लिश। तो ये था स्टूडेंट्स आज का सेशन, जिस सेशन में हमने बहुत शानदार तरीके से तीनों टेंस को पढ़ लिया है, प्रेजेंट इंडेफिनेट, पास्ट इंडेफिनेट और फ्यूचर इंडेफिनेट। और बिल्कुल अगर आपने शानदार तरीके से बढ़िया ध्यान देकर अगर पढ़ा होगा तो आपको हर चीज़ यही याद हो गई होगी। बस थोड़ी सी प्रैक्टिस और कर लेना। और आप में से कोई स्टूडेंट, कोई फ्रेंड्स अगर नया है इस चैनल पर, तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्किल में इसको पब्लिश करें या प्रचार करें, शेयर करें, ताकि हर स्टूडेंट इस क्लास को पढ़ सके। ठीक है, थैंक